मंचासीन पद्म भूषण महाराष्ट्र ही नहीं केवल तो सारे भारत का गौरव जिनको कहा जा सकता है, ऐसे मराठी सिनेमा चित्रपट सृष्टि के महान निर्देशक डायरेक्टर जिनके घर में आप पैर रखेंगे तो डर लगता है कि आपका पैर किसी पुरस्कार की ट्रॉफी को ना लगे। घर में अंदर जाते ही दाहिने बाएं ट्रॉफियाँ चालू हो जाती हैं और हम जैसे तुच्छ लोगों ने किए हुए ऐसे छोटे से कार्यक्रम की ट्रॉफियाँ नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों की ट्रॉफियाँ हैं। कई सारे महाराष्ट्र के राज्य सरकार के पुरस्कार मेरी जानकारी में कम से कम लगातार 12-13 वर्ष हर वर्ष का राज्य सरकार का चित्रपट निर्मिति का दिग्दर्शन का पुरस्कार राजदत्त जी को मिलता है। नाना पाटेकर ये स्टेज के कलाकार थे, लेकिन आज अगर वो चंदेरी दुनिया में दिखाई देते हैं तो उनका हाथ पकड़कर लेकर आने वाले राजदत्त जी हैं। और ऐसे कलाकारों की अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो लिस्ट गिनते गिनते ही घंटा 1.5 घंटा निश्चित निकल जाएगा। तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी दिन नाना पाटेकर जी उनको फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं आपको तुरंत आना है, आपको एक रोल करना है, 1 मिनट का रोल है। अब राजदत्त जी तो दिग्दर्शक है, वो कोई एक्टर तो है नहीं। तो जब नाना पाटेकर ने बताया, शिष्य ने बताया, तो गुरु को जाना ही पड़ेगा। तो राजदत्त जी चले जाते हैं और फिर वो एक बहुत सुंदर सीन, जिस सीन के साथ मैं वैचारिक दृष्टि से खासकर सहमत नहीं हूँ, ऐसा सीन कि मुसलमानों ने किए हुए दंगे दिखाए हैं, क्योंकि मैं कभी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं कहता, आपने भी कहना नहीं चाहिए, हिंदू दंगा नहीं करते हैं, मुसलमानों ने किए हुए दंगे रहते हैं। और उसमें एक बुज़ुर्ग गाड़ी खींचते हुए जाता है क्रांतिवीर फिल्म में, और उसको लोग आते हैं और पूछते हैं कि तुम तलवार लिए हुए तुम हिंदू हो या मुसलमान? तो वो बुज़ुर्ग कहता है तुम लोग अगर हिंदू हो तो मुझे मुसलमान करके मार डालो, और तुम लोग अगर मुसलमान हो तो मुझे हिंदू समझकर मार डालो। तो वो 1 मिनट का शॉट, लेकिन उसके अंदर उन्होंने दिखा दिया कि कितने बड़े कलाकार वो है। और केंद्र सरकार के भी बहुत सारे, जिसको फिल्मफेयर भी मिले हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। और ये सारा होने के बावजूद उनका एक बहुत अच्छा गुण है कि राजदत्त जी एक स्वयंसेवक है और नियमित शाखा चलाने वाले, शाखा में जाने वाले, और वैचारिक दृष्टि से पूरी तरह से कमिटेड व्यक्ति। मुझे स्मरण में है जब मैं यहाँ से तृतीय वर्ष करने के लिए गया 1989 1988 में 88 में, तो वो डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी का वर्ष था। और उस वर्ष में डॉक्टर हेडगेवार जी के ऊपर फिल्म बनाने का दायित्व राजदत्त जी ने लिया था। और केशव संघ निर्माता, ये लगभग 40-50 मिनट की हो सकती है, घंटे भर की हो सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर हेडगेवार के ऊपर पहली और आखिरी ये राजदत्त जी ने बनाई थी। और 6 महीना अपने सारे व्यावसायिक कमिटमेंट्स बाजू में रखकर सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार जी की फिल्म के लिए उन्होंने दिया था। एक महान निर्देशक जब 6 महीना व्यावसायिक कमिटमेंट बाजू में रखता है तो उसका एक अर्थ से आर्थिक नुकसान क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की राजदत्त जी ने। राजदत्त जी माय होम इंडिया के कई सारे कार्यक्रमों में आए हैं, मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे, आखिरी पंक्ति में भी बैठे हैं, क्योंकि बैठने का स्थान, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति बैठता है उससे बड़ा या छोटा होता है, उसके
स्थान से वो बड़ा छोटा नहीं होता है, व्यक्ति से वो कुर्सी का महत्व बढ़ता है। राजदत्त जी जैसा व्यक्ति अगर आखिरी पंक्ति में बैठे तो सबकी आंखें मुड़कर वहाँ पर देखते, कार्यक्रम में सब लोग उस तरफ चले जाते हैं। ये ताकत होती है व्यक्तित्व की। आज संत गाडगे बाबा जयंती का कार्यक्रम यहाँ रखने का जो प्रयोजन है वो माय होम इंडिया संगठन अपने राष्ट्रवाद पर मंथन इस आयाम के अंतर्गत ऐसे सभी महापुरुषों के कार्यक्रमों को अलग अलग शहरों में हम मनाते हैं। पिछले वर्ष यही कार्यक्रम पुणे में हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था। आज हम मुंबई में कर रहे, भले छोटे से आकार का कार्यक्रम है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले जी है, क्रांति ज्योति ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जी है, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी है, राजमाता जिजाऊ माँ साहेब जी है। ऐसी महान महिलाओं का, और उन महान महिलाओं में भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का भी एक नाम है। तो उनके भी स्मरण में पुरस्कारों का कार्यक्रम माय होम इंडिया अलग अलग स्थानों पर करता आ रहा है। ऐसे लोगों की स्मृतियाँ, जैसे मैं बहुत स्पष्टता से कहूँ कि मैं आपको बताऊं कि अहिल्या देवी होलकर के ऊपर 5 मिनट बोलिए। यहाँ पर जो राष्ट्र सेविका समिति की अगर कोई सेविकाएं होंगी तो वो शायद बोल सकेंगी, अन्य कोई भी यहाँ पर अहिल्या देवी होलकर के ऊपर 5 मिनट बोल नहीं सकेगा, वस्तुनिष्ठ बातें बोल नहीं सकेगा। पॉलिटिशियन को बोलने के लिए बताओ तो 1 घंटा भी बोलेगा, उसका वस्तु से कोई संबंध होगा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे महान लोग हैं कि जिनका आदर्श आज हमारे जीवन में होना ही चाहिए, खास करके आगे आने वाली पीढ़ी में होना ही चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्वों के कार्यक्रम हम देश भर में करते हैं, क्योंकि माय होम इंडिया एक देशव्यापी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम एनजीओ नहीं कहते हैं, क्योंकि एनजीओ एक निगेटिव टर्म है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग माय होम इंडिया को वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव शब्द है। माय होम इंडिया के पूरे देश भर में 10,000 वॉलेंटियर्स हैं। 126 शहरों में माय होम इंडिया के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के लोगों को मदद कार्य करने का काम चलता है, उनको पहचान दिलाने का काम चलता है, उनको आने वाले संकटों में उनको मदद का हाथ देने का काम माय होम इंडिया करता है, जिसके कारण पहले से टूटे हुए मन पूर्वोत्तर भारत में यहाँ आने के बाद और अधिक टूटने के जगह पर जुड़ने का काम करते हैं, और वापस लौटने के बाद पूर्वोत्तर भारत में प्रखर राष्ट्रवादी संगठनों के साथ जुड़कर वो आजीवन काम करते रहते हैं। माय होम इंडिया एक अत्यंत सफल प्रयोग है, क्योंकि माय होम इंडिया को आज मतलब ठीक आज नहीं, इस वर्ष में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके स्थापना को। और सच बताएं तो 21 वर्ष पूरे हुए हैं, क्योंकि स्थापना करके काम चालू किया, बाद में संगठन को रजिस्टर करने में जो समय लगता है उसके लिए कुछ समय लगा, और 9 दिसंबर 2005 को हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, तो हम उसको स्थापना दिवस और फ्रेटर्निटी डे करके उसको मनाते हैं। इन 20 वर्षों में 1.25 लाख से अधिक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इन राज्यों के जो लोग पूरे देश भर में पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, पर्यटन के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उन्हें आत्मीयता मिले, उनको प्रेम मिले, और उनको एक देश की भावना जो उनके मन में थी वो अधिक बुलंद हो। इसलिए स्थानीय समाज में जागृति निर्माण करके स्थानीय समाज के माध्यम से पूर्वोत्तर भारतीयों को सहयोग देना। इसलिए माय होम इंडिया इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय नॉर्थ ईस्टर्न पीपल,
It is an organization run for northeastern people by the people of rest of the part of the country. मुंबई में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मुंबईकरों ने ओन करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं, और उनको कोई अड़चन आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो जाकर मुंबई से कोहिमा जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों से अगर लोग आते हैं तो उनको वहाँ उस शहर में आत्मीयता देने का काम वहाँ के लोगों ने करना चाहिए। और साथ साथ बाहर के राज्य से आकर लोग जब सेटल हो जाते हैं तब उनका भी दायित्व बनता है यस्मिन् देशे यदाचारः, वहाँ की भाषा सीखना, वहाँ की संस्कृति के साथ घुल मिल जाना, वहाँ के त्योहारों में, पर्वों में सम्मिलित होना, ये अन्य राज्यों से दूसरी जगह पर जाकर रहने वाले लोगों का कर्तव्य होता है। और अगर उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं तो स्थानीय समाज के मन में ये भावना निर्माण होती है कि ये कौन आ गए और इनका हमारे ऊपर प्रभुत्व जमने लगा है और इनके कारण हम अनईजी होने लगे हैं। ऐसा होना जब चालू होता है तब लोकल पार्टियां उसका इशू बनाती है और उस खाई को बढ़ाने का काम करती है। और इसलिए सब जगह पर बाहर से आए हुए लोगों ने स्थानीय समाज के साथ घुल मिल जाना जैसे ज़रूरी है, वैसे स्थानीय समाज ने एक देश की भावना से उनको अपनाना ज़रूरी है। ये द्विदिशा मार्ग है, टू वे ट्रैफिक है, एक दिशा मार्ग नहीं है। तो फिर माय होम इंडिया कल्चरल प्रोग्राम्स करता है, पूर्वोत्तर भारत की सुंदर संस्कृति दिखाने के कई सारे कार्यक्रम हुए हैं और उन कार्यक्रमों में 75% पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम रहते हैं और 25% स्थानीय कार्यक्रम भी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखना चाहिए यहाँ की संस्कृति क्या है। माय होम इंडिया ने 21 वर्षों में पुरस्कारों की स्थापना की है। वन इंडिया अवार्ड, ढूंढ ढूंढ कर ऐसे रत्नों को हमने पूर्वोत्तर भारत से निकाला कि जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया देश की सेवा के लिए, भारतीयत्व की भावना को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में काम किया। और 2010 में जो शुरू हुआ वन इंडिया अवार्ड, अभी हम 2025 में है, 14 वन इंडिया अवार्ड हो चुके हैं। इस वर्ष होगा 15वां होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अतुल जोग जी के निवेदन पर, उनके एक प्रार्थना पर इस बार का वन इंडिया अवार्ड का कार्यक्रम हम कोहिमा में करने वाले हैं। ताली बजाने वालों को मेरा आमंत्रण है कि आप इस बार वन इंडिया अवार्ड देखने के लिए कोहिमा चलिए, उस बहाने पूर्वोत्तर भारत देखिए। और इसलिए कोहिमा में करेंगे क्योंकि एक प्रखर राष्ट्रवादी नागा जो आज चल फिर नहीं सकता, कोहिमा से बाहर नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, हार्ट पेशेंट है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसको अवार्ड देना ही चाहिए, आ नहीं सकते तो क्या नहीं देना है। तो अतुल जी ने कहा कि आप अवार्ड क्यों नहीं कोहिमा में करते। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, और मैं आशा रखता हूं कि कम से कम 100 लोग मुंबई के कोहिमा पहुंचे वन इंडिया अवार्ड के लिए। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, सब आपको बाद में पता चलेगा। और मेरा विश्वास है माय होम इंडिया के जो फैंस है वो इस बात की चिंता नहीं करते क्या कार्यक्रम है, वो इस बात की चिंता नहीं करते कौन बोलने के लिए आने वाला है, वो इस बात की चिंता नहीं करते मंच पे क्या होने वाला है। वो कार्यक्रम में इसलिए आते हैं क्योंकि माय होम इंडिया ने बुलाया है। और रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे एक संत गाडगे बाबा जैसे, सच बताए तो ऑलमोस्ट अभी अननोन होने पर जो एक संत है, उनके जयंती के कार्यक्रम को मनाने के लिए आज यहाँ सभागार में बैठने के लिए शायद ही 1-2 कुर्सियाँ बाकी है। ये आप लोगों का प्रेम है माय होम इंडिया के ऊपर। और ऐसे वन इंडिया अवार्ड के हमने जो 14 कार्यक्रम किए, उसमें से कार्यक्रम में आए हुए मंच पर और जिनको पुरस्कार दिए, जिनके हाथों पुरस्कार दिए, ऐसे 5 लोगों को भारत सरकार ने बाद में पद्मश्री से पुरस्कृत किया है।
मेरा निवेदन है कि इस दरवाजे को बंद किया जाए और आना जाना अभी पीछे से करें, और यहाँ सामने बैठे हुए लोगों को निवेदन है सामने से आवाजाही कृपया ना करें। तो ये जैसे वन इंडिया अवार्ड हमने मुंबई में शुरू किया, वैसे दिल्ली में हमने कर्मयोगी अवार्ड शुरू किया। उद्देश्य वही था कि जिन्होंने पूर्वोत्तर में सारा जीवन लगाया, ऐसे लोगों को हमने समाज के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने लाकर उनके चरित्र को, उनके योगदान को हमने समाज के सामने रखना चाहिए। और कर्मयोगी अवार्ड हमने 2013 में शुरू किया। बीच में कोविड के कारण एक वर्ष अवार्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आज तक हुए कर्मयोगी के 11 पुरस्कारों में 2 लोगों को केंद्र सरकार ने बाद में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये दिखाता है कि माय होम इंडिया का सिलेक्शन कितना सही है। अभ्यास पूर्ण जमीन पर जाकर आप लोगों में से कई लोग विद्यानिष्ठ मराक, जो जड़ी बूटियों का काम करने वाला मेघालय का एक समाज सेवी, उसका जो वन इंडिया अवार्ड अभी अभी हुआ था पिछले वर्ष दीनानाथ मंगेशकर में, कई लोग इसमें से उसमें उपस्थित रहे होंगे। मैंने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को फ़ोन किया, रमेश भाई मेहता जी, कि आपके राज्य में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अवार्ड देना चाहते हैं, उसका फ़ोन नंबर मुझे मिल नहीं रहा है, उसकी जानकारी मेरे पास है, सीएम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कोनराड संगमा ने बताया कि सुनील जी बताइए क्या नाम है उसका। मैंने कहा विद्यानिष्ठ मराक। तो उन्होंने कहा मैंने तो ये नाम सुना नहीं था। तो मैंने कहा आपको वो सामाजिक हॉस्पिटल मालूम है क्या, जो तुरा में चलता है? हाँ वो तो बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा हाँ, वो जो काम जिन्होंने शुरू किया है उसको ही हम वन इंडिया अवार्ड दे रहे हैं। ये उदाहरण बताकर मैंने भाषण में कहा, आपको अगर स्मरण में होगा, कि इसका अर्थ है विद्यानिष्ठ मराक ने आजीवन काम किया, अपने नाम के लिए नहीं, काम के लिए किया। उनका नाम कोई जानता नहीं है, मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री उनका काम जानता है। ऐसे जेन्युइन, अत्यंत सच्चे, ऐसे समाजनिष्ठ जिनका नाम विद्यानिष्ठ था, ऐसे हमने आज तक 24 लोगों को पुरस्कार दिया है गए 20 वर्षों में। ये पुरस्कार पर्याप्त नहीं थे तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित करने के बाद 15 नवंबर से 30 नवंबर जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाने का आह्वान किया। तत्पश्चात माय होम इंडिया ने प्रतिवर्ष जनजाति गौरव पुरस्कार देना प्रारंभ किया और ट्राइबल एरिया में काम करने वाले, चुपचाप काम करने वाले युवा युवती, महिला, वृद्ध, ऐसे लोगों को चुन चुन कर हमने पुरस्कार देना प्रारंभ किया। ऐसा ही कार्यक्रम इसी सभागार में आप सब लोग उसमें आए होंगे, हमने जनजाति गौरव पुरस्कार का कार्यक्रम किया। महिलाओं को पुरस्कृत करने का काम करते हैं, घुमंतु जनजातियों के लोगों को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स तांड्यामधनं फिरतात। आप में से हर व्यक्ति अपने मन को प्रश्न पूछ सकता है कि कौन चाहता है कि अपना घर मूविंग हो, आज यहाँ 7 दिन, कल वहाँ 7 दिन, कौन चाहता है? स्वेच्छा से कोई करेगा ये काम? कोई नहीं करेगा। फिर ये लोग क्यों करते हैं? कभी अपने मन को हमने प्रश्न पूछा? हमने पूछा नहीं, हमने ज़रूरत महसूस नहीं की। घुमंतु जनजाति के लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया करते थे, जिनका अहिंसा पर विश्वास नहीं था। वो सशस्त्र संघर्ष करते थे अंग्रेजों के साथ, और संघर्ष करने के लिए, छापामार संघर्ष करने के लिए अनेक प्रकार के स्किल्स उन्होंने एक्वायर किए थे, अनेक प्रकार के कौशल उन्होंने हस्तगत किए थे, सीखे थे, प्रशिक्षित हुए थे। अनेक प्रकार के रूप धारण करके वो लोगों में जाते थे स्वाधीनता की जागृति करने के लिए। और फिर आज आप देखते हैं डोंबाऱ्याचा खेळ,
एक लड़की रहती है और हाथ में छड़ी लेकर एक छोटे से तार के ऊपर चलती जाती है। चित्त थरारक लगने वाला शो देखते हैं और कोई 2 रुपया 5 रुपया डालकर चला जाता है। ये स्किल उनके अंदर इसलिए आया था कि किसी घर में घुसकर अंग्रेज को मारना है और जाने का कोई जरिया नहीं, तो एक छोटे से तार के ऊपर भी कैसे चढ़कर हम जा सकेंगे। संदेश पहुंचाना है, लेकिन संदेश पहुंचाने वाले को अरेस्ट किया जाता है। तो कोई क्रांतिकारी वासुदेव का रूप लेता है और वासुदेव आला, अरे वासुदेव आला करके जाता है। लोगों को लगता है ये धर्म का काम कर रहा है, ये भीख मांगने के लिए जा रहा है। वो भीख मांगने के लिए नहीं जाता है। वासुदेव आला बोलने के बाद दक्षिणा देने वाले के कान में धीरे से लोकमान्य तिलक की शाम को 5 बजे सभा है बताने का काम करने वाले। आपको लगता है कि बैल को लेकर बुगु 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 सांग सांग भोलानाथ पाउस पड़ेल का है, वो बरसात की खबर देने के लिए नहीं है, ये सामाजिक जागृति के लिए निकले हुए लोग थे। अंग्रेज अहिंसक लोगों को डरते नहीं थे, अंग्रेज हिंसक लोगों को डरते थे। और अंग्रेज उन लोगों को डरते थे जो उनके ऊपर आक्रमण करते थे। इसलिए इन सारे समाजों को अंग्रेजों ने कानून बनाया। वो कानून कहता है कि ये सारे लोग जो है बॉर्न क्रिमिनल्स है। बॉर्न क्रिमिनल्स मतलब उस घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है। ये कौन सा न्याय है? खैर, अंग्रेजों से तो न्याय की कोई अपेक्षा नहीं थी और इन लोगों को क्रिमिनल बताकर जेल में ठूसना चालू किया। इसलिए ये सपरिवार जंगलों में जाकर रहना इन्होंने शुरू किया और अपना संघर्ष जारी रखा। इसलिए वो 7 दिन यहाँ पर, 7 दिन वहाँ पर, 15 दिन इधर 15 दिन उधर घूमते रहे। हमारे लिए घूमते रहे, हमारी स्वाधीनता के लिए घूमते रहे। उन्होंने कानून बनाया, अंग्रेजों ने कानून बनाया कि ये क्रिमिनल्स है। 15 अगस्त 1947 में कम से कम ये कानून हटना तो चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री बने जॉनी जॉनी, यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, जिंदगी भर पढ़े हुए पंडित नेहरू। उनको कहाँ पता था इन सारी चीज़ों के बारे में? पता था महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, और उन्होंने इसको कानून को केंद्र में तो खत्म किया, लेकिन कानून केंद्र में बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार ने करना होता है, क्योंकि लेजिस्लेशन राज्यों में बनता है। विधानसभा, विधान परिषद कानून बनाने के लिए बनी हुई रहती है। राज्यों ने उसको खत्म नहीं किया था, महाराष्ट्र ने उसको खत्म नहीं किया था। और एक ऐसा जमाना आपको याद होगा, पुलिस स्टेशंस के अंदर ऐसे जातियों के नाम लिखे हुए रहते थे। जैसे इस थाना अधीक्षक 2007 में कौन था, 8 में कौन था, थाने के नाम लिखे हुए रहते हैं, वैसे कुछ जातियों के नाम लिखे हुए रहते थे कि इन जातियों का व्यक्ति अगर आता है तो वो जरूर क्रिमिनल होगा, उसको उठाओ और जेल में ठूस दो। और उसके बाद में क्या क्या होने लगा। किसी करोड़पति के बेटे की हत्या हो गई, अपहरण हो गया। अब उसके ऊपर से प्रेशर है कि मेरे बेटे का हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब हत्यारा पकड़ा नहीं जा रहा है, तो बड़े आसानी से तांडा में रहने वाले, पालों पर रहने वाले घुमंतु जनजाति के गरीब युवाओं में से किसी को भी पकड़ के उठा लाया, उसका एनकाउंटर कर दिया और उस करोड़पति को खुश कर दिया कि तेरे बेटे का हत्यारा पकड़ा गया। जिन्होंने स्वाधीनता के लिए हमारे लिए बलिदान दिए, उनके बलि हमारी वर्तमान परिस्थिति लेने लगी अज्ञानवश, स्वार्थ के कारण। इनके लिए काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निकले, उसमें से गिरीश प्रभुणे जी निकले। उन्होंने भटके विमुक्त विकास परिषद की स्थापना की। बरसों इन जनजातियों में, घुमंतु जनजातियों में काम किया। मोदी सरकार ने चुनकर उनको पद्मश्री दे दिया। बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया, इसके बारे में लिखा, किताबें लिखी। और जब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब आज मैं बड़े गर्व के साथ आपको स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे की बात बताता हूँ। और मैं आज भी उनको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशंस के अंदर ये जो लिस्ट लिखी जाती थी नोमैडिक ट्राइब्स की, कि जो आए मतलब ठूस दो, वो कानून तोड़ने वाला ही व्यक्ति है,
वो सारी लिस्ट हटाने का काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया है। और घुमंतु जनजातियों को न्याय देने का महाराष्ट्र में काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया है, उनकी महानता है। हम अपने लोगों ने कितने अच्छे काम किए हैं वो जानते भी नहीं हैं तो बताते भी नहीं हैं। साथियों, ऐसे समाज में जितने भी वर्ग है जो अत्यंत दबे कुचले हैं, दुर्लक्षित है, उपेक्षित है, आज भी उनके प्रति लोगों का देखने का नज़रिया ठीक नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। ऐसे सभी समाज के लोगों में माय होम इंडिया काम करता है। उनके महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथियां मनाने का हम काम करते हैं, उस बहाने जन जागृति करने का काम हम करते हैं, उस बहाने ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने का काम करते हैं जिन्होंने भले छोटे ही पैमाने पर क्यों न हो लेकिन उन्होंने समाज के लिए काम किया है। काम करने वाले को एप्रिशिएट करना पड़ता है, भले उसने एप्रिसिएशन के लिए काम नहीं किया है लेकिन उसको एप्रिसिएशन इसके लिए लेना है, खुद के लिए नहीं लेना है। जब उसका एप्रिसिएशन होते दिखाई देगा, उसके काम की चर्चा होगी तो सामने बैठे वाले लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं भी ऐसा बन सकता हूं। दूसरे को प्रेरणा देने के लिए एप्रिसिएशन का स्वीकार करना चाहिए, न कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया इसलिए एप्रिसिएशन का स्वीकार करना। इसलिए जिन जिन लोगों ने कहा कि नहीं हम समरसता सेवा पुरस्कार नहीं स्वीकार करेंगे, उनकी भावना का सम्मान करता हूं, उनके विचार का मैं विरोधी हूं, क्योंकि उन्होंने उनका चरित्र आज सामने बैठे हुए लोगों को सुनने से रोक दिया। उसमें से जो प्रेरणा मिलने वाली थी उस प्रेरणा को उनके आचार विचार व्यवहार में उन्होंने कईयों को प्रेरणा दी थी, और 100-200 लोगों को प्रेरणा मिल जाती, क्या होता उसमें। इसलिए पुरस्कार जिन्होंने स्वीकार किया उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो आज यहाँ पुरस्कारार्थी है। अब यहाँ पर आशाताई गोडबोले जी बैठी हुई है। इन्होंने कभी जिंदगी में पुरस्कार बिरस्कार के बारे में सोचा ही नहीं था। गोडबोले मावशी हमारी इसी सोसाइटी में, ये जो सोसाइटी है ये गरीबों के लिए मकान जो बने थे उसमें रहने वाले गरीबों की सोसाइटी, जिसमें हमको भी, मेरे पिताजी को भी एक मकान मिला था। बाद में भाग्य खुला कि ये हमारा ओनरशिप बना दिया, बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड का म्हाड़ा हुआ, उसके बाद में यहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ, 4 FSI मिला, टावर हो गया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। 14वें माले पर मैं रहता हूँ, मुझे सुबह उठते ही गाँव देवी दिखाई देती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिस गाँव देवी को देखने के लिए हम इतना परिश्रम करके जाते हैं, सुबह उठते ही दिखाई देती है। ये सब भाग्य की बातें हैं। लेकिन उस सोसाइटी में हमारे नीचे गोडबोले मावशी रहती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने मेरे पिताजी को पूछा मलाही काही सामाजिक काम करायचं आहे, तब पिताजी ने विवेकानंद केंद्र के साथ उनका संपर्क करा दिया। उसके बाद में आज तक आजीवन वो विवेकानंद केंद्र का काम कर रही है। महानगर पालिका में बैठकर ऐसे ऐसे पदों पर प्रचंड पैसा कमाया जा सकता है, और कमाने वाले कमाते भी हैं। मावशी भी ऐसे ही स्थान पर बैठी हुई रहती, किसी के काम को रोकती नहीं थी, प्यार से काम कर देती थी, और काम होने के बाद उसके सामने एक विवेकानंद केंद्र का रिसीट बुक रख देती थी और कहती थी स्वेच्छा से दे दो। और स्वेच्छा से बिना, जिसने भ्रष्टाचार किया, ऐसी एक तेजस्वी महिला को देखकर, बहुत सुंदर भी थी, मैं उनको हीरोइन कहता था और आज भी सुंदर है, तो गोडबोले मावशी ने करोड़ों रुपए विवेकानंद केंद्र को जमा करके दिए, करोड़ों रुपए विवेकानंद केंद्र को। आज भी कोई नहीं है तो शायद इनका 2-3 करोड़ का, 4 करोड़ का जो फ्लैट अब हो गया है वो भी उन्होंने सोचा है कि विवेकानंद केंद्र को ही हम दे देंगे। तो ऐसा समर्पित जीवन है, तो क्या उसको एक बार मंच पे बुलाकर राजदत्त जी के हाथों सम्मान नहीं करना चाहिए क्या, बताइए जरा आवाज़ में। नाश्ता अच्छा खिलाया हमने, करना चाहिए ना। तो यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर ऐसे सारे जिन लोगों को सम्मान के लिए बुलाया, सब ऐसे, सबके ऊपर 1-1 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन आज हम लोगों को उनके ऊपर अधिक बोलना नहीं है, हमको संत गाडगे बाबा के ऊपर बोलना है। क्योंकि ऐसे सारे गरीबाति गरीब, अति दलित, तथाकथित अतिशूद्र, अत्यंत दबे कुचले मैले लगने वाले समाज में
उपेक्षित वर्गों का अगर कोई संत था तो राष्ट्र संत संत गाडगे बाबा थे। गाडगे बाबा के ऊपर बोलने में मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, अथॉरिटी यहाँ पर बैठी हुई है जो राजदत्त जी के रूप में है। उन्होंने फिल्म बनाई, मराठी फिल्म देवकी नंदन गोपाला, और वो फिल्म ऐसी चली कि गाडगे बाबा क्या है ये मराठी सामान्य जनमानस को समझ में आया। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, YouTube पर देवकी नंदन गोपाला की पूरी फिल्म उपलब्ध है। आप YouTube पर देवकी नंदन गोपाला सारे परिवार को साथ में बैठा कर देखिए। मुंबई में रहते हैं तो ये मत बताइए कि हमें मराठी नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो पहले सीख लीजिए। यस्मिन देशे यदाचार का सम्मान कीजिए। और उस डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो पूरी फिल्म है, हिंदी फीचर फिल्म है। डॉक्टर श्रीराम लागू ने जो संत गाडगे बाबा साकार किए हैं, ऐसे लगता है कि उनके अलावा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं कि जो संत गाडगे बाबा साकार करेगा। और ये चुनने का काम भी राजदत्त जी ने किया है। मन्नाडे ने गीत गाया है, मराठी गीत, और उसमें सांभाळ ही तुझी लेकरे, पुण्य समजती पापाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गाते समय मैं बहुत गौर से सुन रहा था, ये बंगाली आदमी है, ये ड़ बोलता है या नहीं बोलता है। तो आपने कितनी मशक्क़त की होगी उसके मुख से ड़ निकालने की। तो सब जगह पर उसने बराबर ड़ कहा है मन्नाडे जी ने, एक जगह पर गलती से ड बोल कर गए हैं। सांभाळ ही तुझी लेकरे, सांभाळ ही तुझी लेकरे, पुण्य समजती पापाला। ये भारत है, ये भारत की सुंदरता है। ऐसा ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, अपनी अपनी वाणी बोलने का तरीका है। लेकिन मन्नाडे जी ने गीत गाया है, और एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए कितना रिसर्च राजदत्त जी ने संत गाडगे बाबा का किया है। तो आज मैं वास्तविक में बोलने वाला नहीं था, लेकिन आदतन मजबूर हूँ, टीचर रहा हूँ तो 45 मिनट कम से कम बोलता हूँ, घंटी बजती है तब तक बोलते रहता हूँ। और जहाँ पर मैं टीचर रहा वहाँ हमारी माँ जैसी कीर्तिदाबेन मेहता, बाद में ही सही लेकिन ट्रस्टी अनेक वर्ष रही है, वो भी यहाँ पर है, उनका भी सम्मान होना है। राजनीति हो, समाज नीति हो, एक गृहिणी हो, एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक लेखिका हो, ऐसे एक प्रशासक हो, अनेक जगह पर अपना जिन्होंने टैलेंट और कर्तव्य दिखाया है, ऐसी कीर्तिदाबेन महान है। और उनके पतिदेव रमेश भाई मेहता भी महान है, जो सामने बैठे हुए हैं, कि जिनको देखकर हिंदुत्व क्या है ये सिर्फ भारत ही नहीं तो दुनिया के 50 देशों के हिंदुओं को प्रवास कर करके विश्व हिंदू के माध्यम से, परिषद के माध्यम से रमेश भाई मेहता ने किया। पहली बार राजनीतिक मंच के ऊपर गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलकर, और ये हमें गर्व होना चाहिए कि राजनीतिक मंच पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं पूरे भारत में पहली बार बोला गया। और वो रमेश भाई मेहता के माध्यम से बोला गया। अंधेरी पारला के बीच में, जिसको हम शाइनिट का मैदान कहते थे, वहाँ पर बोला गया। एक बाय इलेक्शन में, उपचुनाव में बोला गया। और हम जैसे अनेक युवाओं के एक ज़माने में रमेश भाई मेहता दिल की धड़कन हुआ करते थे। उनके वक्तृत्व को, वाणी को सुनने के लिए हम लालायित रहते थे। उनके भाषणों का गहरा प्रभाव हमारे ऊपर इसलिए होता था क्योंकि जो बोलते थे रमेश भाई जीते थे। और जब व्यक्ति बोलता है वैसे जीता है, तब उसके बोलने का प्रभाव गहराई तक जाता है। नहीं तो सिर्फ शब्दांचे बुड़बुड़े असतात, इस कान से लोग सुनते, उस कान से छोड़ देते। लेकिन रमेश भाई ने अनेक युवाओं का इस देश में और ख़ास करके मुंबई में निर्माण किया है। ऐसे रमेश भाई मेहता जी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और हमारे सचदेवा दिल्ली के NCR इकाई के माय होम इंडिया के अध्यक्ष है, सज्जन व्यक्ति है, उनके पास देखकर ही आपको लगता होगा। और माय होम इंडिया को हमेशा आशीर्वाद का हाथ सभी पूर्णकालीन युवा कार्यकर्ताओं के पितृतुल्य ऐसा हाथ सचदेवा जी का रहता है। आज वो आएंगे मुझे पता नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए।
आज जिनका पुरस्कार होना है वो पुरस्कार होगा, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि जितना संभव है, राजदत्त जी ने हाल ही में अपने जीवन के 93 ईयर्स पूर्ण किए या प्रवेश किया, पूरे किए, नॉट आउट 93। और जब 88 थे, 88 वर्ष की आयु थी, तब उनकी एक एमएटी थी, एमएटी, उस एमएटी पर घूमते थे। 88 उम्र में एमएटी को मुंबई से चलाकर पुणे लेकर गए थे, क्योंकि पुणे में 15 दिन रहना था, तो वहाँ रिक्शा विक्शा करके खर्चा नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का व्यक्तित्व राजदत्त जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।